सो है गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे लोग। इससे पहले मैंने लेक्चर 1-2 अपलोड कर दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया की बात की थी और अनबैलेंस फोर्स। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बात किया था और मोमेंटम का बात किया था। तो आज जो होगा वो छोटा वीडियो होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लोग। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने तीसरा लॉ क्या दिया था और लास्ट लेक्चर में थ्योरी पार्ट का लास्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कवर करेंगे लोग और फिर 5वां लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे लोग। तो 5 लेक्चर में आप लोग का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद से इसका एग्जाम्पल देखेंगे लोग। बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, 10-12 मिनट का रहेगा लेक्चर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन का तीसरा लॉ मोशन का, इसमें क्या है, ये बहुत ही एक तरह से फनी भी लॉ है। इसमें क्या होता है कि ऐसे बोल सकते हैं टिट फॉर टाइट, जैसे को तैसा, जैसा करिएगा वैसा आपको मिलेगा, यानी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। स्टेटमेंट क्या कहता है आइए देखते हैं। इट स्टेटेड व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है सेकेंड बॉडी पर, तो सेकेंड बॉडी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। वो जितना इक्वल फोर्स लगाएगा और अपोजिट लगाएगा। यानी इस डायरेक्शन, मान लीजिए दीवार है, हम जाके उस पर धक्का मारेंगे तो क्या करेगा, 10 न्यूटन का फोर्स से धक्का मारे तो वो भी हम पर 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा और तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, उसके दीवार के अपोजिट आ जाएंगे, समझ में आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट रहता है, फोर्स लगाएगा इक्वल, फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा इक्वल, लेकिन किस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे होता है एवरी, इसको इस टर्म में भी बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन, आप जब दीवार पर फोर्स लगाए तो वो क्या हुआ, एक्शन हुआ आपका, दीवार आप पर लगाया वो क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे ही। हम मान लीजिए एक रोड पर चलते हैं तो रोड हम क्या लगाते हैं, रोड पर एक्शन लगाते हैं और फिर वो हमारा फुट पर क्या लगाता है, रोड रिएक्शन लगाता है। और क्या हम स्विम करते हैं तो हम वाटर पर ऐसे स्विम करते हैं तो हम वाटर पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, यानी एक्शन लगाते हैं, तो हमें फिर आगे की तरफ वाटर हमें रिएक्शन लगा के आगे की तरफ भेजता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। रॉकेट जब क्या उड़ने वाला रहता है तो वो क्या रहता है, कैसे उड़ता है, थर्ड लॉ के नियम के अनुसार। उसमें क्या होता है, जो उसमें का गैस है वो नीचे की तरफ एक्शन लगाता है तो वो जो एयर है ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रिएक्शन लगाएगा, फोर्स लगाएगा नीचे से और वो एक्शन लगाएगा गैस उसका। समझ में आया। और बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक लड़की है, वो गई और ऐसे ही टकरा गई एक, तो इक्वल फोर्स लगेगा और जितना फोर्स वो लगाई है वो लड़की, बैलून ली है, उतना ही फोर्स वो भी लगाएगा, लेकिन देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गई। समझ में आया। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक क्या है, वहाँ पे एक नाव है, नाव पर से क्या, वहाँ पे एक नाव है, नाव पर से मालूम है क्या हो रहा है, नाव पर से वो जैसे ही आगे की तरफ कूदा तो नाव पर तो वो एक्शन लगाया, लेकिन नाव उस पर क्या लगाया, रिएक्शन लगाया। तो एक्शन लगाया, रिएक्शन लगाया, यानी देखिए नाव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। समझ में आया थर्ड लॉ। और वहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए अगर वो आदमी इंसान जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहता है तो वो उस घोड़ा पर लात नहीं मारता, वो मारेगा ऐसे लात, तो देखिए तुरंत घोड़ा भी मार दिया, यानी कर्म का फल उसको तुरंत मिल गया। तो हर एक एक्शन का एक ना एक रिएक्शन रहेगा ही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। एग्जाम्पल देख लिए लोग। अब चलिए कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट को, जिससे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। उसको आपको याद रखना है उस पॉइंट को। देखिए पहला पॉइंट लिखा है ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो है वो
डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। हम अपने खुद पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। अगर किसी बॉडी में जाके टकराएंगे, एक्शन लगाएंगे तो वो रिएक्शन देगा। हम खुद का एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स हम खुद का नहीं लगा सकते हैं। जब तक किसी बॉडी पर हम एक्शन नहीं लगाएंगे तब तक हम रिएक्शन नहीं, या कोई बॉडी हम पर अगर रिएक्शन लगाया तो हम उसको तुरंत रिएक्शन दे देंगे। तो वो क्या होगा, हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पर लगता है, सेम बॉडीज पर नहीं लगता है। एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्स ऑफ सेम, ये फोर्स जो है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उस पर भी रिएक्शन भी, एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा रहा है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स का लगाएगा। एक्शन नॉर्मल फोर्स का लगा रहा है तो रिएक्शन भी नॉर्मल ही फोर्स का लगा रहा है। तो समझ में आया। अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद पढ़ेंगे ही इस चैप्टर के बाद। तो उसमें जो होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कहानी बचपन में कि न्यूटन साहब जो थे वो बैठे थे, उन पर एक सेब गिरा, यानी वो फिर सोचने लगे कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया आसमान में, या वहीं पे क्यों नहीं रह गया। तो इसका बाद में उनका क्या कंक्लूजन है कि ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो से ऊपर लगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर लगी तो वो तो नीचे है, तो एक्शन किया अर्थ पर, लेकिन क्या रिएक्शन भी लगता है उस पर। क्या वो अर्थ अगर उस पर एक्शन लगा रहा है तो जाहिर सी बात है सेब को भी रिएक्शन लगाना ही चाहिए। यानी अर्थ उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 10 न्यूटन 5 न्यूटन, तो और जो सेब है अर्थ को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। तो वो सेब क्यों नीचे आ जाता है, अर्थ क्यों नहीं उसके तरफ जाता है, क्योंकि दोनों पर तो भाई सेम ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वो भी 10 न्यूटन का लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन क्यों नहीं जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक्सलेरेशन है किस में, अर्थ में, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, F बाई m हो जाएगा। A इक्वल टू, ये इस साइड आएगा उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, एज कंपेयर टू एप्पल। समझ में आया, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है अर्थ का मास। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सलेरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल एकदम एक्सलेरेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका और मास ज़्यादा है तो एक्सलेरेशन कम होगा, उसमें अर्थ को एक्सलेरेट ही नहीं करेगा। ऐसे ही मून घूमता है चारों तरफ, लेकिन अर्थ क्यों नहीं घूमता है, क्योंकि मास जो है मून का बहुत कम है, मास जो है अर्थ के मुकाबले कम है, तो एक्सलेरेशन क्या होगा, मून का ज़्यादा होगा, सेम होगा। मास जो है वो किसका, एप्पल का बहुत कम है, तो एक्सलेरेशन किसका ज़्यादा होगा, एप्पल का ही होगा। और मास बहुत ज़्यादा है अर्थ का, मास बहुत ज़्यादा है अर्थ का यहाँ पे ज़्यादा, तो एक्सलेरेशन क्या होगा, कम ही होगा, बहुत कम होगा, एज कंपेयर टू एप्पल बोल रहे हैं। समझ में आया। अर्थ में थोड़ा सा मास ज़्यादा होगा तो वो धीरे धीरे करेगा, लेकिन वो तुरंत आ जाएगा नीचे, तो वो एक्शन भी लगाएगा, ऐसा बात नहीं है। एप्पल जो है गिर रहा है, अर्थ उस पर एक्शन लगाया तो एप्पल भी रिएक्शन लगाएगा, लेकिन वो नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सब मास बहुत ज़्यादा है और एप्पल का मास कम है, तो इनर्शिया को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अनबैलेंस फोर्स उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। समझ में आया, तो वो चला जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे होता है कि अर्थ अट्रैक्ट करता है और एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन भी आता है इसमें का। अब फोर्स आर कोलिनियर, फोर्स जो होगा वो कोलिनियर होगा, यानी एक लाइन में फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम इधर से फोर्स लगाए तो कोई उधर से फोर्स लगाया, हम इधर से फोर्स लगाए तो वो तुरंत इधर से, एक लाइन में फोर्स लगेगा। एप्पल गिरता है तो कैसे गिरता है, नाचते हुए ऐसे थोड़े गिरता है, एक लाइन में गिरता है, तो एक लाइन में फोर्स लगेगा हमेशा। समझ में आया। और इसमें जो होता है वो नो डिले होता है। अब नो डिले का मतलब क्या हुआ, अगर हम लगा रहे हैं किसी दीवार पर फोर्स 10 न्यूटन से हम लगाए, तो जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन मतलब टकराना, ये देखिए, ये मान लीजिए दो बॉडी है, ये दो बॉडीज है, जैसे ही आपस में टकराई, इसको हम पढ़ेंगे अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो इसमें जैसे ही टकराई ना, ये क्या हुआ, ये जो फोर्स है, ये जो एरो बनाया हूँ, ये इसको फोर्स, मतलब ये फोर्स लगा रही है इसके तरफ, और ये जो एरो बना ये इसके तरफ खींचे जा रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो अट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही टकरा होगा, नो डिले होगा, एकदम तुरंत
कर्म का फल मिल जाएगा। ये इधर भागेगी और ये इधर भागेगा अगर टकराएगा तो, समझ में आया? ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगा। अगर इसका मास ज़्यादा, दीवार पर हम जाके टकराएंगे तो मास थोड़े भागेगा, हम ही सॉरी दीवार नहीं ना भागेगा, हम जाके उस पर टकराए तो नहीं भागेगा, हम आ जाएंगे क्योंकि एक तो उसका मास बहुत ज़्यादा है मेरे मास के कंपेयर में, तो हम पीछे आ जाएंगे। तो पीछे तो आएंगे तो हम उस पर एक्शन लगाए तो वो तो हम पर रिएक्शन लगाया, इक्वल लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और नो डिले होता है, एक 0 कुछ सेकेंड का भी डिले नहीं होता है। तो क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये बहुत शॉर्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसका डेरिवेशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।